षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। तो हम अनत्व के बाद हल्ग्यादि लोग कहेंगे। यद्यपि पुस्तक में चर्त और पदार्थ जष्ट दिया हुआ है, किंतु उसको छोड़ करके ये 35 पृष्ठ पर जो अपृक्त प्रत्ययों का लोप कहा गया है, जिसको हम हल्ग्यादि लोप कहते हैं, इसको हमें हल संधि में पहले पढ़ लेना चाहिए। ये सूत्र सपादी के हैं, 6वें अध्याय के प्रथम पाद में। और इसके बाद हम बाकी सूत्र पढ़ेंगे हल संधि के। तो 36 पेज पर देखिए सूत्र है हल्ग्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तम हल। हल्ग्याभ्यो दीर्घात्, हल यानी व्यंजन, हल से उत्तर। हल्ग्याभ्य में पंचमी है, दीर्घात् में पंचमी है, तो पंचमी का अर्थ होगा उत्तर, तस्मादित्युत्तरस्य। तो हल से उत्तर, हल से परे, अथवा दीर्घ ग्यंत आबंत से परे। जो सु ती सी संबंधी अपृक्त हल होता है उसका लोप हो जाता है। अपृक्त का अर्थ होता है अपृक्त एकाल प्रत्यय, ऐसा प्रत्यय जिसमें एक ही अल, एक ही वर्ण बचा हुआ हो। जैसे लंग लकार का ता प्रत्यय है, ती प्रत्यय है। इतश्च से हमने ई का लोप किया तो बच गया ता। सिप प्रत्यय है, उसमें हमने इतश्च से इकार का लोप किया तो बचा सा। तो तिप सिप प्रत्यय जो हैं ये इकार का लोप होने के बाद ता सा बच जाते हैं। एक एक अक्षर बचता है, एक एक वर्ण बचता है, इसलिए अपृक्त एकार प्रत्यय सूत्र से इनकी अपृक्त संज्ञा होती है। और जो सुवौजस में सु प्रत्यय है, इसमें उकार की संज्ञा हो जाती है उद्देश्य जन्नासिक से। तो तस्य लोपा से उसका लोप करके जो बचता है सा हलंत, ये भी एक अल वाला प्रत्यय है, तो इसकी भी अपृक्त संज्ञा है। तो सु प्रत्यय और तिप और सिप, ये तीनों प्रत्यय अपृक्त हो जाते हैं। सु प्रत्यय उकार की संज्ञा होने से अपृक्त होता है, और सिप और तिप प्रत्यय इतश्च से कार का लोप होने के बाद अपृक्त हो जाता है। तो सु ती सी संबंधी जो अपृक्त हल, सारे अपृक्त हलों को लोप नहीं करता। सु ती सी संबंधी जो अपृक्त है, तो पहले हो हल, पहले हो हल, हल यानी व्यंजन, और उसके बाद आए सु ती सी संबंधी अपृक्त हल। तो सु की आवश्यकता हमको पड़ेगी सुबंध प्रक्रिया में। सु का जो अपृक्त हल है उसका लोप हम करेंगे सुबंध प्रक्रिया में। और ती सी का जो अपृक्त हल है ता सा, इसका लोप हम करेंगे धात्वाधिकारी प्रक्रिया में। तो ये ता सा प्रत्यय जो हमको मिलेंगे लंग लकार में, तिप सिप के स्थान पर जो इकार का लोप करके बने हुए हैं, इनका हमें लोप करना है। लोप कब करना है हमको? इनका लोप करना है जब ये हल के बाद आए। तो हल के बाद आने वाले सु ती सी संबंधी अपृक्त हल का हम लोप करेंगे। तो ये जो सूत्र है 6-1 और 60 है, और उसके पहले दो सूत्र आते हैं लोपो वेर वली और वेर अपृक्तस्य। तो वस्तुतः संधि कहाँ से आरंभ होती है? अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में संधि का पहला सूत्र है लोपो वेर वली, ये पहला सूत्र है संधि का। और दूसरा सूत्र है हल्ग्याभ्यो दीर्घात् स्तुतिस्य पृक्तम हल। ये दो सूत्रों को हमें पढ़ लेना चाहिए। ये हमने दो 3 सूत्रों के छोटे छोटे से वर्ग बना दिए हैं, छोटे छोटे से समुदाय बना दिए हैं। ये छोटे छोटे पढ़ के जब आप चलेंगे तो आपको भ्रांति नहीं होगी, ढेर सारा सूत्र का समुदाय इकट्ठा नहीं खड़ा होगा। तो जैसे इष्टुत्व स्तुति के लिए 2 सूत्र हमने पढ़ लिए, नत्व शत्र के लिए हमने 2 सूत्र पढ़ लिए। अब हमको 2 सूत्र पढ़ना, लोपो वेर वली और हल्ग्याभ्यो दीर्घात् स्तुतिस्य पृक्तम हल। यहाँ लोपो वेरवली पूर्व है और हल्ग्याभ्यो दीर्घात्
पर है, और सपाद सप्ताध्यायी में हमको पहले पर सूत्र लगाना चाहिए। यदि हल्याभ्यो दीर्घात और लोपो वेरवली दोनों सूत्र एक साथ प्राप्त होते हैं तो वहाँ हम लोपो वेरवली को ही पहले लगाते हैं। तो क्यों भाई सपाद सप्ताध्यायी में हम पूर्व सूत्र से काम करते हैं? तो कहते हैं इसलिए करते हैं कि लोपो वेरवली सूत्र बनाया। लोप होता है वकार यकार का वल परे होने पर। तो ऐसा सूत्र तो पाणिनि का ही बनाते नहीं। पाणिनि पहले स्थानीय कहते हैं इकाह, फिर कहते हैं यम, फिर कहते हैं अचि। तो व्योर लोपोवली कहना था उनको, व्योर लोपोवली सूत्र बनाना था। उतने अक्षर होते ना, कम ज़्यादा तो नहीं होते। तो स्थानीय पहले, फिर आदेश, फिर निमित्त, यही क्रम है उनका संधि करने का। झराम जश झसी, इको यणचि, यही क्रम है उनका संधि के सूत्रों को बताने का। पहले वो षष्ठी कहते हैं, फिर प्रथमा कहते हैं, फिर सप्तमी कहते हैं, पहले स्थानीय और फिर विधेय, उसके बाद निमित्त। तो लोपो वेरवली को उन्होंने ऐसा उल्टा क्यों बनाया? व्योर लोपोवली कहना था। तो लोप को जो पहले कहा उसके सामर्थ्य से लोपो वेरवली पहले होता है। उसके सामर्थ्य से लोपो वेरवली सूत्र पहले लगेगा और हल्यादि सूत्र को रोक देगा। हल्यादि सूत्र से होने वाले अप्रयुक्त लोप को रोक के ये पहले हो जाएगा। तो इसका फल कहाँ पर मिलेगा हमको देखिए। तो लोपो वेरवली से हम लोप पहले करें कि हल्यादि सूत्र से अप्रयुक्त लोप पहले करें, ये दो जब एक साथ प्राप्त होते हैं तो हम परत्वाद हल्यादि लोप नहीं करते। लोपो वेरवली में पहले लोप ग्रहण के सामर्थ्य से हम पहले लोपो वेरवली से लोप करते हैं यकार वकार का। इसको वली लोप कहते हैं। जैसे धातु हमने लिया अजाहय, ये धातु है अजाहय, जाहय धातु है यंग लुगंत, अडागम हुआ लंग लकार में प्रत्यय आया था। अब देखिए यकार जो है हल है, यकार हल है, तो इसके बाद ये ता है यकृत है। तो हल्याभ्यो दीर्घात सूत्र से हमको ता का लोप करना चाहिए यकृत का, और पर है इसलिए वो लगने चाहिए उसको। यदि हम ता का लोप करेंगे तो अजाहय बन जाएगा, और हमारा इष्ट प्रयोग है अजाहत, क्योंकि पद के अंत में यम नहीं होते। अजाहत ये हमारा इष्ट प्रयोग है। ये तभी बन सकता है जबकि पहले हम लोपो वेरवली करें। तो ता जो है वल है, वल प्रत्याहार में आता है ता, इसलिए ता के परे होने पर हमने यकार का लोप कर दिया लोपो वेरवली से, तो बन गया अजाहत। अब अजाहत जब बन गया तो अब हल्यादि लोप की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब हल्यादि लोप कैसे होगा? हल्यादि लोप होता है हल के बाद, तो हल तो चला गया, तो उसके बाद थोड़ी अजाहत। तो लोपो वेरवली और हल्यादि लोप ये दोनों जब एक साथ प्राप्त होते हैं तो पहले हमको वलिलोप करना चाहिए, और हल्यादि लोप वहां पर नहीं होगा। तो हल्यादि लोप को रोक करके वहां वलिलोप हमने कर दिया, तो अजाहत बना। ये पहला सूत्र है संधि का। अष्टाध्यायी में संधि का ये पहला सूत्र है, इसलिए हमको सबसे पहले इसको पढ़ना चाहिए। अब हमने जो इष्टुत्व इष्टुत्व न तो शब्द बता दिए सामान्य, ये सबसे बाद में होने वाले हैं। चतुर्थ पाद के सूत्र हैं इष्टुत्व इष्टुत्व, और तृतीय पाद के सूत्र हैं शत्व, और चतुर्थ पाद के सूत्र हैं हुनत्व। तो तृतीय चतुर्थ पाद के सूत्र हमने पहले बता दिए कि इनको आप रखे रहिए चुपचाप, इनको प्रयोग मत लाइए। जब सब आपका बन जाए तो सबसे अंत में उनत्व शत्व कीजिए, पहले उनत्व शत्व मत कर दीजिए, इसलिए इनको हमने पहले बता दिया। अब संधि वास्तव में हम यहाँ से आरंभ कर रहे हैं। हल संधि, हल संधि यहाँ से आरंभ हो रही है कि सबसे पहले लोपो वेरवली को हम देखेंगे। यदि यकार वकार हैं और उनके बाद वल है तो यकार वकार का लोप हो जाएगा वल परे होने पर, तो अजाहत प्रयोग बना। और इसके अलावा यकार वकार के अलावा यदि कोई दूसरा हल है तब हम हल्याभ्यो दीर्घात से अप्रयुक्त का लोप करेंगे। जैसे धातु लिया हमने अबाबंध, बाबंध धातु है,
बा बंध धातु है और इसके बाद प्रत्यय आया ता अथवा सा या प्रत्यय। लंग लकार के तासा प्रत्यय आए, ये प्रत्यय इतश्च से इकार का लोप करके बने। अब ये धकार है हल और इसके बाद है अपृक्त प्रत्यय ता और सा, तो यहां हम अपृक्त प्रत्ययों को लोप कर देंगे। तो हल के बाद आने वाले अपृक्त प्रत्ययों का लोप होता है, तो यहां हमने इसका लोप किया। किंतु यदि यकार बकार के बाद ही आते हैं प्रत्यय, तब हमको वहां पर लोपो वेरवली प्राप्त होता है, तो हम पहले वली लोप करते हैं, तो हल्यादि लोप वहां पर प्राप्त नहीं होता। तो अबाबंध, इसके बाद तासा को लोप किया। अबाभ्रश्च, अबाभ्रश्च, जब भी हलंत धातु आएगा लग लकार में, इसके उदाहरण वही बनेंगे धातु अदादिगण के हों अथवा यज्ञलुगंत हो, बीच में कोई विकरण नहीं होगा, तभी तो ये प्रयोग बनेंगे। तो हम इस प्रकार से पढ़ें कि आद्यंत, यहाँ से वहाँ तक यज्ञलुगंत पर्यंत सारे शब्द हमारे सिद्ध हो जाएं। संधि सूत्र किसी प्रकरण के नहीं होते हैं, संधि सूत्र सामान्य होते हैं। जैसे सूर्य भगवान सामान्य है, सूर्य भगवान पूरे विश्व को प्रकाश देते हैं, हम उनको नारायण कहते हैं, और पूरी दुनिया के लोग पश्चिम के उनको आग का गोला कहते हैं, पर उनका प्रकाश सबके लिए बराबर होता है। जो नारायण कह के विष्णु स्वरूप मानकर उनको जो रोज जल देते हैं उनके लिए, और आग का गोला कहने वालों के लिए उनका प्रकाश बराबर होता है। इसी प्रकार जो संधि सूत्र होते हैं, जो परिभाषा सूत्र होते हैं, ये सब के लिए उपकारक है। सारे प्रकरणों में जाकर जहाँ आवश्यकता होती है ये वहाँ काम करते हैं। इसलिए संधि के सूत्र न सुबंत के हैं, न तिङंत के हैं, न कृदंत के हैं, सबके हैं। परिभाषा सूत्र भी सबके लिए है। तो संधि के सूत्र, परिभाषा के सूत्र पूरी प्रक्रियाओं के उपयोग में आने के कारण इनको हमको प्रक्रिया से बाहर पढ़ना चाहिए, और इनको पढ़ने के बाद ही प्रक्रिया में प्रवेश करना चाहिए। बाकी हमारे जो प्रक्रिया ग्रंथों के संधि सूत्र हैं उनको प्रक्रिया के लिए नहीं बने हैं, वहाँ उन्होंने वाक्य की संधियाँ रख दी हैं, छुटपुट संधियाँ रख दी हैं, किंतु जिससे हम प्रक्रिया का साधन कर सकें ऐसे सूत्र उन्होंने वहाँ पर नहीं रखे हैं। उनको उन्होंने कुछ सुबंत में डाल दिया, कुछ तिङंत में डाल दिया, तो बिखर गए। इसलिए सिद्धांत कौमुदी की पूरी संधियाँ पढ़ने के बाद भी वो प्रक्रिया में जाके एक शब्द भी कोई नहीं बना सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर वाक्य के सूत्रों को छोड़ करके प्रक्रिया के लिए जो उपयोगी हैं उनको इस पाणिनि के विज्ञान के अनुसार व्यवस्थित करके आपके सामने रखा है, ताकि हमें कैसे चलना है, और छोटे छोटे वर्ग बना दिए। यहाँ पर लोप विरवली और हल्यादि लोप, दो सूत्रों का एक वर्ग बना दिया। सबसे पहले इसका विचार कीजिए कि हम हल संधि पढ़ रहे हैं, तो हल संधि में हल के बाद हल मिलेगा तभी तो करेंगे हल संधि। तो हल के बाद यदि हमें अपृक्त प्रत्यय मिलते हैं तो हमको ये दोनों सूत्र प्राप्त हो जाते हैं, और जब दोनों प्राप्त हो जाते हैं तो यदि वली लोप प्राप्त है तो हम वली लोप करेंगे, हल्यादि लोप नहीं करेंगे, बाकी में हम हल्यादि लोप करेंगे। ये एक वर्ग हुआ। ये दो ही सूत्र हैं, इनको हमने यहाँ छोड़ दिया, और अब हम जाएंगे त्रिपादी में, क्योंकि हल संधि के बाकी सारे सूत्र त्रिपादी में हैं। तो 8, 2, 23 सूत्र है, संयोगान्तस्य लोपः। अब वहाँ से हम आरंभ करें, तो इसी क्रम से पढ़िए। इस क्रम से चलेंगे तो आप एक एक कदम उतरते हुए पूरे गंतव्य पहुँच जाएंगे। ये अबाबंध हमने लिया, यहाँ तो बन गया, या का लोप किया तो रूप ही तैयार हो गया, ये रूप बन गया, सिद्ध हो गया। पर अबाबंध के बाद हमने तावसा प्रत्यय लगाए लंग लकार के, तो हमने हल्याभ्यो दीर्घात श्रुति से पृक्तम हल से हमने तासा का लोप कर दिया। अब ये जो अबाबंध बन गया, तो यहाँ प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणों से तिङंत पद हो गया, तो अबाबंध कहलाया तिङंत पद। संयोगांत से लोपा में पदस्य का अधिकार है। संयोगांत से लोपा सूत्र है 8, 2, 23, और पदस्य सूत्र है 8, 1, 16। वहां से पदस्य का अधिकार चलता है। यह अपदांत से मूर्धन्य के पहले तक जाता है, जायावा तक।
इसके बीच के सूत्र जो है पद के लिए कार्य करते हैं। तो संयोगांत जो पद उसका लोप करता है सूत्र, और अलोन्त्यस्य से ये अंतिम अल का करेगा। तो अबाबंध जो है इसमें संयोगांत से लोपा से अंतिम अल का ये लोप हो गया था। ये सूत्र केवल पद में लगेगा, अपद में नहीं लगेगा, क्योंकि संयोगांत से लोपा में पदस्य का अधिकार आया, तो संयोगांत से पदस्य, तो संयोगांत से पदस्य का विशेषण बन गया। तो संयोगांत पद का लोप होता है, और अलोन्त्यस्य से वो अंतिम अल के स्थान पर हो गया, तो धा का लोप हो गया, तो बच गया, बन गया अबावन। ये बन गया अबावन, ये प्रयोग तैयार हो गया अबावन। अब समस्या क्या आती है प्रक्रिया ग्रंथों में? अबावन बनाया तो ता ताम अन बनाएंगे, ता तामन सातम ता अम वामा ये बनाएंगे। तो यहाँ तो अन नहीं लगेगा, यहाँ जुस लगेगा। तो एक वचन बनाया, फिर द्विवचन बनाया, फिर बहुवचन बनाया, फिर मध्यम बनाया, फिर उत्तम बनाया। क्यों हम सब इकट्ठा बनाएंगे? सबका जब अलग अलग विज्ञान है तो हम सब नहीं बनाएंगे, हम समानाकार जो इनको लेके बनाएंगे। तो अभी हम बना रहे हैं अपृक्त प्रत्यय परे होने पर हम किस प्रकार से कार्य करें। तो हमने देखा कि अपृक्त प्रत्यय परे होने पर लोपो विर्वली से यदि प्राप्त है यकार वकार का लोप, तो उसको हम कर दें। पहले यकार वकार अंत में नहीं है तो हम हलग्यादि सूत्र से अपृक्त प्रत्ययों को लोप करते हैं, और अपृक्त प्रत्ययों को लोप होने के बाद जो बच गया वो तिङंत पद हो गया। जब तिङंत पद हो गया तो सही उस तिङंत पद के अंत में या किसी भी पद के अंत में यदि संयोग है, किसी भी पद के अंत में यदि संयोग है तो उसका नाम होगा संयोगांत पद। उस संयोगांत पद के अंतिम अल का हम लोप करेंगे संयोगांत से लोपा सूत्र से। तो देखिए हमने संयोगांत से लोपा से संयोगांत पद के अंतिम अल का लोप किया, तो अबाबंध से हमने अबाबन बना लिया। किंतु यदि पद के अंत में ऐसा संयोग है जिस संयोग के आदि में दंत सकार हो अथवा ककार हो, तो इस सूत्र लगेगा इसको संयोग आदि और अंतेच, वहां पर संयोगांत से लोपा नहीं लगेगा। ये 37 पृष्ठ पर है, प्रथम भाग में अष्टाध्यायी सहज बोध की प्रथम भाग के 37 पृष्ठ पर दिया इसको संयोग आदि और अंतेच। तो यहां हम किसका लोप करेंगे? तब संयोगांत से लोपा नहीं करेंगे। और ये सूत्र केवल पद के लिए नहीं है, यह है झनि पदांत है। ये पदांत में भी लगता है और झल परे होने पर भी लगता है। जैसे हमने धातु लिया अतातक्ष और अला लस्य, तो अतातक्ष के बाद अपृक्त प्रत्यय आयतासा और अला लस्य के बाद अपृक्त प्रत्यय आयतासा, तो इनका हलग्यादि लोप तो हमने कर दिया, इन सबका हमने हलग्यादि लोप कर दिया। अब ये बच गए अतातक्ष अला लस्य, ये बन गए पद। इनकी सुप्तिङन्तम पदम से पद संज्ञा हो गई। अब ये कैसे पद बने हैं कि इनके अंत में का और शा का संयोग है। ये क्षा जो है ये बना है का और शा से, और ये संयोग जो है सा और जा। तो इस संयोग के आदि में ककार है और सा और जा के संयोग के आदि में सकार है। तो जब पद के अंत में ऐसा संयोग हो जिस संयोग का पहला वर्ण हो ककार अथवा पहला वर्ण हो सकार, तो हम का और सा का लोप करते हैं संयोगांत से लोपा से अंतिम अल का लोप नहीं करते हैं। और ये सूत्र केवल पदांत में नहीं लगता, ये पदांत में भी होता है और झल परे होने पर भी होता है। तो अतातक्ष का बन गया अतातश, अतातश, और अला लस्य से बन गया अला लज, अतातश और अला लज। इतना हमने बनाया। अब इसके आगे क्या होगा, इसको हम यही नहीं बनाएंगे, इसको हम आगे बनाएंगे, क्योंकि इसको बनाना शुरू करेंगे तो हम पदांत वाले कार्यों को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो पहले पद के अंत में जो संयोग है उन संयोगांत पदों का अथवा संयोगांत अपदों का पूरा विचार करके फिर आगे की प्रक्रिया में जाएंगे। इसलिए अभी हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे और हमें करना नहीं चाहिए कि अतातक्ष के हमने का लोप किया, अब अतातश बन गया, तो इस शा को आगे हम क्या करें। और अला लज्ज में हमने सा का लोप किया तो अला लज बन गया, इसको आगे हम क्या करें,
इसको आगे हम कुछ नहीं करेंगे। इसके विषय में जो सूत्र लगेंगे उनको हम आगे बताएंगे। अभी इसी प्रक्रिया को आगे लेकर के हम 2 सूत्र यहाँ और पढ़ेंगे। 2 सूत्र पढ़ने से संयोगांत की बात पूरी हो जाएगी और उनको आगे क्या विकास करना है उसके विषय में हम आगे बताएंगे। अब देखिए, हम विचार किसका कर रहे हैं? संयोग का। अंत में संयोग हो और उसके बाद अपृक्त प्रत्यय है, तो अपृक्त प्रत्यय को तो लोप हो ही जाएगा, हल के बाद आए। और लोप होने के बाद यदि पद के अंत में संयोग है तो संयोगांत से लोप हमने कर दिया। किंतु यदि ऐसा पद है जिसके आदि में सकार ककार है तो हमने अंत का लोप नहीं किया, सकार ककार का लोप किया, इसको संयोग आदि और अंत्य से, और लोप करके हमने उनको रोक दिया। अब हम देखेंगे अचोकूर्द, ये धातु है, यज्ञ धातु है, कूर्द से हमने चोकूर्द बनाया, लंग लकार में अट का आगम कर दिया तो अचोकूर्द। इसके बाद तासा प्रत्यय आए तो अचोकूर्द ये संयोगांत पद बन गया। इसके अंत में रा और दा का संयोग है, तो राधा का संयोग है और उसके आदि में सकार ककार नहीं है, तो यहाँ इसको संयोग आदि और अंत्य से तो प्राप्त नहीं है, पर यहाँ संयोगांत से लोपा अवश्य प्राप्त है, क्योंकि ये तिङंत पद है और इसके अंत में रा और दा का संयोग है, तो हमको यहाँ दकार का लोप प्राप्त होता है। तो उसका नियम करता है सूत्र आगे राजसस्य, उसी के बाद है संयोगांत से लोपा के बाद राजसस्य। रात में पंचमी है तो कहता है राजसस्य, रा के बाद सा का लोप होता है। और यदि सूत्र का हम ऐसा करते हैं रा के बाद सा का लोप होता है तो असंगत हो जाएगा, तो संयोगांत से लोपा से हो जाता। संयोगांत से लोपा के रहते हुए जो राजसस्य सकार का लोप करने के लिए कहता है तो असंगत हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है। तो सिद्धे सत्यारभ्यमानो विधि नियमाय कल्पते। संयोगांत से लोपा से उस सकार का लोप सिद्ध होते हुए यदि सूत्र सकार का लोप कर रहा है तो व्यर्थ होकर के नियम करता है। तो क्या नियम करता है कि रात सस्यैव लोपो नान्यस्य। यदि ऐसा संयोग है जिसमें पहले रा है और बाद में सा है तो सा का ही लोप होगा और दूसरे का लोप नहीं होगा। तो ऐसा संयोग है जिसमें पहले तो रा है और बाद में सा नहीं है तो उसका लोप नहीं होगा। तो ये सूत्र लोप करने के लिए नहीं बना, ये सूत्र लोप ना करने के लिए बना है। रा के बाद आने वाले केवल सा का लोप हो सकता है और बाकी किसी हल का लोप रा के बाद नहीं होगा। जब लोप नहीं होगा तो दा ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो राजसस्य ने नियम किया कि रा के बाद केवल सा का लोप आप कर सकते हैं और रा के बाद आने वाले किसी हल का लोप आप नहीं कर सकते। तो राजसस्य के नियम से दकार का लोप नहीं हुआ और अचोकूर्द को हमने ऐसा ही रोक लिया। आगे क्या होगा इसको भी हम आगे बताएंगे। जब सब पूरे लोप की बात हो जाएगी तब आगे की प्रक्रिया में प्रवेश करेंगे, इससे संधि का विज्ञान हो जाएगा। अब इसी प्रसंग में हम देखें अमो मूर्छ धातु आया और तो तुर्व धातु आया और इन दोनों धातुओं के बाद भी हमको लंग लकार के ताव सा या अपृक्त प्रत्यय मिले और यहाँ भी हमको हल्याभ्यो दीर्घा श्रुति प्रकृतम हल से जब अपृक्त का लोप प्राप्त हुआ तो ये लोप हम नहीं करते हैं। जो हम हल्यादि लोप करते हैं हल्याभ्यो दीर्घा सूत्र से हल के बाद आने वाले अपृक्त तकार सकार का लोप करते हैं, उस लोप को हम छकारांत वकारांत धातुओं के बाद नहीं करते हैं, क्योंकि ये दो सूत्र, दो जो छकारांत वकारांत धातु हैं इनके लिए राल लोपा सूत्र बना है और वो अंगाधिकार का सूत्र है, अंगाधिकार का सूत्र है। और वारणादांगम बलीय है, ये जो कार्य करता है ये प्रत्यय को मान करके करता है। तो हल्यादि सूत्र जो है ये वर्ण कार्य है और राल लोपा जो है ये अंग कार्य है। तो ये कहता है कि रा के बाद आने वाले छकार वकार का लोप हो जाता है। रेप के बाद आने वाले छकार वकार का लोप हो जाता है। कब होता है? झल, झल परे होने पर। और भी निमित्त उसके हैं, उनकी चर्चा यहाँ हम नहीं कर रहे हैं। झल परे होने पर
अनुनासिक परे होने पर और फिर परे होने पर। तो यहाँ उदाहरण आपको झल का देंगे। तो ये रेप है र, उसके बाद छ और वा है, और बाद में जो ता और सा आते हैं ये झल है, झलादि प्रत्यय है। झल परे होने का मतलब झलादि प्रत्यय परे होने, चूंकि अंगाधिकार का सूत्र है तो झल परे होने को नहीं कहेगा। इसके अंगाधिकार में आने वाले झल का अर्थ हम करेंगे झलादि प्रत्यय, क्योंकि अंग संज्ञा तभी होगी जब प्रत्यय परे होगा। तो अंगाधिकार में आने वाले सारे सूत्र जो है वहाँ प्रत्यय न कहने के बाद भी प्रत्यय वहाँ पर अध्यारित होता है, प्रत्यय रहता ही है वहाँ। तो ये जब छकारांत वकारांत ऐसे धातु आए जिनके छकार वकार के पहले रा है और बाद में झलादि प्रत्यय है, यहाँ हम हल्यादि लोप नहीं कर सकते, क्योंकि हल्यादि लोप गौण कार्य है और ये अंग कार्य है। तो राग लोपा सूत्र जो आता है ये होगा 6×4=21 होगा। इसमें छो शुद्ध से छो गणवृत्ति आती है, छो गणवृत्ति आती है। तो ये सूत्र छकार वकार का लोप करता है झलादि प्रत्यय परे होने पर। तो झलादि प्रत्यय परे होने पर जब ये लोप कर रहा है छकार वकार का, तो हल्यादि लोप तो नहीं कर सकता, कि हल्यादि लोप तो गौण कार्य है और ये अंग कार्य है। तो यहाँ छकार वकार का लोप किया, तो जब हल्यादि ने इसका लोप नहीं किया तो तिङन्त पद नहीं बनाए। जब अप्रयुक्त तासा प्रत्यय का लोप नहीं हुआ तो ये अभी तिङन्त पद बना नहीं, और तिङन्त पद बनने के पहले हमने छकार वकार का लोप कर दिया, तो बन गए अमुमुर और अतोतुर। उपधा को हमने गुण किया तो अमोमोर और अतोतोर बन गए। तब हम अप्रयुक्त प्रत्यय का लोप कर देंगे। आगे हम रा को विसर्ग करेंगे तो ये अमोमोह अतोतोह बन जाएंगे। तो हमने 4 सूत्रों का एक वर्ग बनाया। संयोगान्तस्य लोपः, रात्सस्य, रा लोपः और इसको संयोगाद्यो रन्ते च। इसमें रा लोपः अंग कार्य है और बाकी तीनों संधि कार्य है। उसके पहले हमने 2 सूत्रों का वर्ग बनाया था, लोपो विर्वलि और हल याभ्यो दीर्घात स्तुतिस्य प्रिक्तम हल। तो 2 सूत्र वहाँ हम पढ़े और 4 यहाँ पढ़े। इन 4 में 3 सूत्र संधि के हैं, रा लोपा अंगाधिकार का है, किंतु उसको यहाँ लाकर इसलिए दिखा दिया कि यहाँ पर हमको जो राजसस्य इत्यादि में बाधा न हो, तो यहाँ इसको विचार कर लें हम। तो 4 सूत्र, पहले हमने 2 सूत्र पढ़े इष्टुत्व इष्टुत्व के, फिर हमने शत्व अणत्व को पढ़ा, उसके बाद हमने वलि लोप और अप्रयुक्त लोप पढ़ा, उसके बाद संयोगांत में होने वाले जो कार्य थे उनके साथ राग लोभा को मिला करके 4 सूत्र हमने पढ़े। इस प्रकार छोटे छोटे प्रकरण हम बना के रख रहे हैं सामने, इनको विचार कीजिए। तत्काल वहाँ आगे क्या होगा ये मत सोचिए, आगे सोचेंगे तो ये जो एक विचार चल रहा है संयोगांत का, वो विचार छूट जाएगा। आगे क्या होगा उसको सबको एक साथ देकर हम चलेंगे। ये विधि है पाणिनि की। अच्छा, कूर्द में हमने रा के बाद आने वाले दा का लोप नहीं किया। क्यों नहीं किया? राजसस्य के नियम से नहीं किया। अब दा को क्या होगा ये बताना यहाँ का काम नहीं है, ये यहाँ का विचार नहीं है। ये विचार है पद संज्ञा होने के बाद पदांत को क्या करना है, वो आगे आएगा, वहाँ बताएंगे, उसी प्रकरण में आएगा। और अतातक्ष में ककार का लोप किया, अतातश बन गया। अब ये पद बन गया, तो पदांत शकार को क्या करना है, पदांत दकार को क्या करना है। अलालज में हमने सकार का लोप किया तो अलालज बन गया। इस पदांत जकार को क्या करना है, तो पदांत को क्या करना है ये आगे इसी त्रिपादी के प्रकरण से लेकर इसकी व्याख्या हम आगे करेंगे। आज इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। एतवदेव।